प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सभी मिलकर ह्यूमन में गैमेटोजेनेसिस क्या है, युग्मक जनन क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं गैमेटोजेनेसिस। बच्चों, गैमेटोजेनेसिस जिसे हम हिंदी में युग्मक जनन भी कहते हैं, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? युग्मक जनन। अगर हम इसे डेफिनेशन के रूप में देखें तो आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि बाय द प्रोसेस where gametes are produced, प्रक्रिया जिसमें गैमेट्स बनते हों उसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आप डेफिनेशन को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि मेल में जो गैमेट है वो क्या कहलाता है? स्पर्म्स, है ना। और फीमेल में फीमेल गैमेट क्या है? ओवम। ठीक, तो मेल और फीमेल, मेल में स्पर्म्स और फीमेल में गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स ओवम। तो आप डेफिनेशन इस तरह से भी कह सकते हैं, बाय द प्रोसेस वेयर गैमेट्स sperm in the male and ovum in the female are produced is called as gametogenesis। ठीक है, तो युग्मक जनन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नर में स्पर्म और मादा में ओवम उत्पन्न होते हैं, उसे हम युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि जो स्पर्म है वो मेल में और ओवम जो है वो फीमेल में। तो रिस्पेक्टिवली हम पहले गैमेटोजेनेसिस इन मेल का अध्ययन करेंगे कि मेल में गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कैसे होती है। बच्चों, आपको जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया गया था तो उसमें टेस्टिस के स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताया गया था, तो उसको आप रिकॉल करें, ध्यान में रखें। अगर आपके पास सामने बुक में या आप अपने नोट्स में उसको अगर डायग्राम बनाए हो तो डायग्राम रख लें, ज़्यादा समझ में आएगा। आपको बताया गया था जो टेस्टिस है, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और उन लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 सेमिनिट्यूब्यूल्स इन ईच लोब्यूल आपको बताए गए थे। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उस ट्यूब्यूल्स के इनर लाइनिंग पर, है ना, ट्यूब्यूल्स के इनर लाइनिंग पर दो तरह की सेल्स बताई गई थी। एक आपको बताई गई थी मेल जर्म सेल्स और दूसरी बताई गई थी आपको सर्टोलाई सेल्स, है ना। तो मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोलाई सेल्स। तो जो ये मेल जर्म सेल्स हैं, यही मेल जर्म सेल्स फाइनली स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आइए देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड वॉल ऑन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, वहाँ की कुछ सेल्स जो हैं वो स्पर्मेटोगोनिया की तरह कार्य करती हैं, अर्थात ऐसी सेल्स जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करने में अपना रोल अदा करेंगी या प्रोड्यूस करेंगी, उसे हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है आपको पहले बताया जा चुका है कि ये कहाँ है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो टेस्टिस के लोब्यूल में जो पतली पतली नलिकाएं हैं, उन पतली नलिकाओं के आंतरिक वाल पर। ठीक है,
तो स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया साधारणतया पहले तो माइटोटिक डिवीजन करती हैं, है ना। माइटोटिक डिवीजन अर्थात कौन सा, सूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है और जो फाइनली जो कोशिकाएं बनती हैं वो एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया में जो सेल्स हैं उनमें माइटोटिक डिवीजन हो गया और मेनी मोर स्पर्मेटोगोनिया तैयार हो गए, मेनी मोर स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। इन ढेर सारी माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप बनी हुई जो स्पर्मेटोगोनिया है, उन स्पर्मेटोगोनिया में से कुछ कोशिकाएं, है ना, सभी की नहीं, सब जितनी बनी है सब नहीं, कुछ कोशिकाएं जो हैं वो स्पर्मेटोसाइट्स की तरह कार्य करती हैं, स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये स्पर्मेटोगोनिया ही हैं जो आगे प्रोसेस में भाग ले रही हैं, उनको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइट्स। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि चूंकि ह्यूमन में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना है, 46। कितने हैं, 46। किस स्थिति में, डिप्लॉयड स्थिति में, मतलब द्विगुणित स्थिति में ह्यूमंस की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 है। आप यहाँ पे देखिए स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो माइटोटिक डिवीजन में आप जानते हैं सूत्री विभाजन में कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितनी गुणसूत्र मातृ कोशिका में होगी, अर्थात जिस कोशिका में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उस कोशिका में जितने गुणसूत्रों की संख्या होगी उनकी डॉटर सेल में भी उतने ही गुणसूत्रों की संख्या रहेगी, गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो माइटोटिक डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोगोनिया बना, ये अभी इसमें किसी स्टेज पे गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अर्थात स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो 2n है, मतलब द्विगुणित हैं। द्विगुणित का मतलब कि इसमें अभी कितने गुणसूत्र हैं, 46, अर्थात 23 पेयर, है ना। कितने हैं, 23 पेयर्स है। अब इन स्पर्मेटोसाइट्स कोशिकाओं में जो होगा वो मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन। यहाँ कौन सा हुआ था, माइटोटिक, यहाँ कौन सा हो रहा है, मियोटिक। तो ध्यान देंगे यहाँ पे मतलब अर्धसूत्री विभाजन, है ना, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन आप जानते हैं कि इससे जो कोशिकाएं बनती हैं वो, है ना, कैसी होती हैं, हैप्लॉयड होती हैं, अगुणित होती हैं। अगुणित का मतलब कि ये जो 23 पेयर्स हैं, प्रत्येक पेयर में से एक एक क्रोमोसोम निकल गया और उसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचे कितने, 23। तो यहाँ 46 और यहाँ 23, अर्थात ये 2n से, इससे जो स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनेंगी वो कैसी होंगी, n होंगी। कैसी होंगी, n होंगी, और उनमें गुणसूत्रों की संख्या होगी 23। तो मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप आप जानते हैं कितनी संख्या में कोशिकाएं बनती हैं, 4 संख्या बनती हैं, एक कोशिका से 4, ठीक है। तो वो जो स्पर्मेटोसाइट्स में मियोटिक डिवीजन हो रहा है, उन स्पर्मेटोसाइट्स में जो डिवीजन होने के बाद जो कोशिकाएं बनेंगी वो ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया में जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं और स्पर्मेटोसाइट्स में जो मियोटिक डिवीजन होने के फलस्वरूप जो कोशिकाएं बनेंगी वो कहलाएंगी स्पर्मेटिड्स। क्या कहलाएंगी, स्पर्मेटिड्स, है ना, याद रखेंगे क्या कहलाएंगी, स्पर्मेटिड्स, ठीक। लेकिन अब स्पर्मेटिड्स में भी आप बनने से पहले आप जानते हैं कि मियोटिक जो होता है वो 2 चरणों में होता है, मियोटिक फर्स्ट और मियोटिक सेकेंड। मियोटिक सेकेंड, फर्स्ट को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन मतलब घटना, आप देख रहे हैं यहाँ गुणसूत्रों की संख्या घट गई, रिडक्शन डिवीजन। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और मियोटिक सेकेंड डिवीजन के बाद जो हमें फाइनली
जो कोशिका मिल रही है वो क्या कहला रही है? स्पर्मेटिड्स। ठीक है, स्पर्मेटिड्स है ना। तो अब यह स्पर्मेटिड्स जो है वो एक कोशिका से 4 बनेंगी और उनमें गुणसूत्र प्लॉइडी लेवल क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? n होगी। ठीक है, क्या होगी? n होगी। स्पर्मेटिड्स मतलब अर्थात ये कैसी कोशिकाएं होंगी? हैप्लॉइड कोशिकाएं होंगी। आप ध्यान दीजिएगा, ये स्पर्मेटिड्स कैसी कोशिकाएं होंगी? हैप्लॉइड कोशिकाएं। तो इस तरह से जितनी भी स्पर्मेटोगोनिया जो डिवीजन में भाग ले रही हैं वो सब की सब एक कोशिकाओं से 4 स्पर्मेटिड्स बनाएंगी, अर्थात ढेर सारी कोशिकाएं, चूंकि आप ढेर सारी कोशिकाएं भाग ले रही हैं तो ढेर सारे स्पर्मेटिड्स बनते हैं। ठीक है, इन स्पर्मेटिड्स में इन स्पर्मेटिड्स का होता है डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण हो जाता है। और इस प्रक्रिया, इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। याद रखिएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये अलग अलग टर्म है। तो स्पर्मेटिड्स में क्या हुआ? डिफरेंशिएशन के फलस्वरूप स्पर्मियोजेनेसिस हुई, और स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान जो डिफरेंशिएशन हो रहा है यह स्पर्मेटिड्स किस में बदल गया? स्पर्म में। किसमें? स्पर्म्स में, है ना। यहाँ सेल थी, यहाँ एक सेल थी, और डिफरेंशिएशन जब हुआ तो ये बदल गई किसमें? स्पर्म में। ठीक है ना, स्पर्म में। तो अब ये ध्यान दीजिए कि ये पूरी प्रक्रिया स्पर्मेटोगोनिया से लेके स्पर्म तक, इन प्रक्रियाओं से होते हुए स्पर्म बनता है। अब देखिए, आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बताया गया था कि 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक मेल जर्म सेल्स जो स्पर्मेटोगोनिया की तरह से कार्य कर रही हैं, और दूसरी सर्टोलाइज सेल। ठीक है, तो जो ये स्पर्म्स यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप बन रहा है, इनके ये हेड है, क्या है? हेड। ये पोर्शन हेड कहलाता है, ये नेक और ये टेल। स्पर्म का डिफरेंशिएशन के बाद ऐसा बनता है। तो जो ये स्पर्म का हेड है वह इन सर्टोलाइज सेल्स में धंसा हुआ रहता है ना, सर्टोलाइज सेल्स में एम्बेडेड रहता है। ठीक है, और सर्टोलाइज सेल्स आप जानते हैं नरिशमेंट का कार्य करती हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सर्टोलाइज सेल्स मेल जर्म सेल्स में स्पर्म्स को नरिशमेंट का कार्य कर रही हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप जो स्पर्म तैयार हो रहा है उनको नरिशमेंट सर्टोलाइज सेल दे रही हैं। इनके जो हेड हैं इन सर्टोलाइज सेल्स में एम्बेडेड रहते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस जो स्पर्म है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर याद करें, रिकॉल करें। स्पर्मियोजेनेसिस के फलस्वरूप जो स्पर्म तैयार हुआ वो रेटे सेल्स और वस डिफरेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमिस और फिर वस डिफरेंस ट्यूब्यूल में इंटर कर जाता है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस आपकी स्पर्म बनने की तैयार होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दें कि पूरे स्पर्मियोजेनेसिस, जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया हो रही है, इसमें बहुत बड़ा रोल हार्मोन्स जो हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो उन हार्मोन्स के बारे में हम देखते हैं, वो हार्मोन्स कैसे हैं, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। है ना, एट प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी लेवल पे क्या होता है कि एक आप हाइपोथैलेमस में आप जानते हैं मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इसे हम शार्ट भाषा में GnRH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये जाके एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पर, किस पर? पीयूष ग्रंथि पर, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और फिर यह पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक LH और एक FSH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH, ठीक है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए, जो आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर बताया गया होगा, फिर आप ध्यान दें, ये जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है लेडिक सेल पर, किस पर? लेडिक सेल पर। लेडिक सेल्स कहाँ है भाई? ध्यान दीजिए, लेडिक सेल्स जो आपका टेस्टिस था, टेस्टिस में लोब्यूल थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, आपको याद होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था। तो इन लोब्यूल्स के बीच में जो ये स्पेस बच रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इन इंटरस्टिशियल स्पेस में ही जो थे ये कौन से सेल थे? लेडिक सेल थे, है ना, लेडिक सेल्स थे। और यह जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इन लेडिक सेल्स पर ही एक्ट कर रहा है, और एक्ट करने के बाद क्या रिलीज कराता है? एंड्रोजेंस। क्या कर रहा है? एंड्रोजेंस हार्मोन, एंड्रोजेंस हार्मोन, ठीक है, एंड्रोजेन हार्मोन्स। और यही एंड्रोजेंस हार्मोन क्या कर रहा है? स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है, किसको? पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को क्या कर रहा है? उद्दीपित कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है। तो आप ध्यान दें, हाइपोथैलेमस जो मेन हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और यह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड पे कार्य कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है, जिससे कि एंड्रोजेंस निकलते हैं, और फिर ये एंड्रोजेंस पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, ठीक है। दूसरा है, दूसरा जो FSH क्या है? जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था वो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो मिल रहे थे, LH और FSH। LH के बारे में आपने जान लिया। जो FSH है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो था वो लेडिक सेल पे एक्ट कर रहा था, और FSH जो है वो सर्टोलाई सेल पे एक्ट कर रहा है, सर्टोलाई सेल्स पे। सर्टोलाई सेल्स क्या करते थे? आप जानते हैं, नरिशमेंट का काम करते हैं, नरिशमेंट का काम करते हैं। ये हैं कहाँ? ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इंटरनल लाइनिंग पे, है ना। इसी पे मेल जर्म सेल्स था जो स्पर्मेटोगोनिया का कार्य कर रहा था, और इसी पर ये भी हैं। तो सर्टोलाई सेल्स जो हैं वो किसके द्वारा उद्दीपित हो रहे हैं? FSH के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा। इन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो एक्ट कर रहे हैं सर्टोलाई सेल्स पर, इससे होती है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस आपने अभी पीछे देखा कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या था? ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से कह सकते हैं आप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म्स,
अब इसमें क्या अंतर है, स्पर्मेटिड्स से रूपांतरण स्पर्म का आप जानते हैं। स्पर्मिड्स क्या है, एक हैप्लॉइड सेल है 23 गुणसूत्रों वाली, और स्पर्म्स में क्या थे कि इसका विभेदन हो गया और ये हेड नेक टेल में परिवर्तित हो गए। तो इस जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, इस रूपांतरण की प्रक्रिया को जो करते हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, वो हैं आपके सर्टोलाइज सेल्स जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा एक्टिवेट हो रहे हैं, स्टिमुलेट हो रहे हैं, उनके द्वारा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होती है। ठीक है, तो फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन द्वारा हो जाता है, स्पर्म्स क्लियर हो जाते हैं, बन जाते हैं, तो इन स्पर्म्स में जब इनका क्या होता है, जो है कि स्पर्मिएशन होता है। क्या होता है, स्पर्मिएशन, स्पर्म बन गया, फिर स्पर्म जो बना वो रेटिसेल्स और वास डिफरेंशिया, फिर एपिडिडर्मिस होते हुए वास डिफरेंस से में निकलते हैं और फिर स्पर्म्स सीमन का रूप धारण करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये जो पूरी प्रक्रिया है गैमेटोजेनेसिस इन मेल समाप्त हुई। ठीक है, आप इसको बुक से एक बार पुनः पढ़ लें, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।